वे विद्यार्थी बड़े ही वेग और उमंग के साथ, बड़े ही लक्ष्य के साथ अपनी प्रगति के मार्ग पर बढ़ते हुए सभी विद्यार्थियों का वीर मिश्रा हिंदी एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम आपके लिए जो है 2025 में किस प्रकार से प्रश्न आएगा, यह एक मॉडल पेपर है और आप इसको सॉल्व करो और आप अपने को अंदाजो कि आपकी तैयारी कितनी सही ढंग से चल रही है और कितने तरीके से हो रही है, आपको इसी में अंदाजा आपको लगा लेना है। ठीक है ना। यह क्या है, मॉडल पेपर है। ठीक है ना, 2025 का इसी प्रकार से परीक्षा में एग्जाम में आएगा। ठीक है ना। तो चलिए बिना देर किए हुए हम सभी क्या शुरुआत करते हैं। आप देख लीजिए, ये क्या पूरा मॉडल पेपर है बेहतरीन ढंग से, जैसे सामान्य हिंदी वालों के लिए है, जो है साइंस वालों के लिए। ठीक है ना। आप जो है क्या है, वीडियो में आप फटाफट आप बने रहिए और हम आपको जल्दी जल्दी इसको पूरा करवा देते हैं। ठीक है ना, ताकि आप भी क्या है आप भी क्या है जो है फटाफट जुड़ जाइए और शुरुआत हो जाए। ठीक है ना। चलिए देखिए, इसमें प्रश्न नंबर 1 पूछ रहा है। प्रश्न नंबर 1 पूछ रहा है। ठीक है ना। क्या प्रश्न नंबर 1 क्या पूछ रहा है कि फणीश्वरनाथ रेणु की कृति जो ठुमरी है, फणीश्वरनाथ रेणु लिखी है ठुमरी। ठीक है ना। फणीश्वरनाथ रेणु की जो लिखी है ठुमरी, यह कौन सी विधा है? यात्रा संस्मरण है, उपन्यास है, कहानी है, रिपोर्टाज है? तो बताइए आप लोग, इसी में अपना अंदाज लगा लीजिए। ठीक है ना। तो फणीश्वरनाथ रेणु की जो कृति है ठुमरी, वह कौन सी विधा है? वह कहानी है। ठीक है ना। चलिए, जीवन और दर्शन, जीवन और दर्शन के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, राम वृक्षबेनीपुरी हैं, डॉक्टर संपूर्णानंद हैं। तो जीवन और दर्शन के जो रचनाकार हैं यह डॉक्टर संपूर्णानंद हैं। ठीक है ना। फिर 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है तीसरा आपसे कि खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना किसे मानी जाती है, अर्थात खड़ी बोली में पहली गद्य रचना इन चारों में से कौन सी है? तो पहली बोली की प्रथम गद्य रचना कौन सी है? छंद चंद छंद वर्णन की महिमा है, कामायनी है, फिर प्रवास है, रामचरितमानस है ना। तो इन चारों में से कौन सा समाज सही हो जाएगा? प्री प्रवास सही हो जाएगा। ठीक है ना। फिर चौथा नंबर क्वेश्चन पूछा है रामचंद्र शुक्ल की रचना है कौन सी? साहित्य लोचन, त्रिवेणी, साहित्य सहचर, आलोचक की आस्था, है ना। तो त्रिवेणी है। ठीक है ना। रामचंद्र शुक्ल की रचना कौन सी है? त्रिवेणी है। चलिए, अब पांचवा प्रश्न पूछ रहा है श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक कौन है? श्याम सुंदर दास, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल, विद्यानिवास मिश्र, है ना। तो श्रद्धा भक्ति के जो लेखक है वह कौन से हैं? रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है ना। तो फटाफट आगे बढ़ते चले चलते हैं। आप भी एग्जाम पास में समय व्यर्थ न करिए, बेकार न करिए, पढ़ते रहिएगा। ठीक है ना। चलिए, अब हमारा दूसरे का नंबर है। ठीक है ना। हिमालय जो कृतियां है किसने लिखा है? तो देखिए, हिमालय जो कृति है सुमित्रा नंदन पंत भी लिखी है, महादेव वर्मा भी लिखे हैं। ठीक है ना। लेकिन अधिकांश जो है क्या महादेव वर्मा ही मानी जाती हैं। अगर मान लीजिए आपसे महादेव वर्मा नहीं है तो सुमित्रा नंदन पंत भी आप मार सकते हो। ठीक है ना। अगर दोनों हैं तो महादेव वर्मा। तो इसमें कौन सही हो जाएगा? हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। महादेव वर्मा क्या है? हिमालय में क्या है उनकी काव्य कृति लिखी है। ठीक है ना। चलिए, अब अगला प्रश्न पूछा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की महाकाव्यात्मक रचना इन चारों में से कौन सी है? रुक्मणी परिचय है, रस कलश है, वैदेही वनवास है, अधिकिला फूल है ना। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? हमारा वैदेही वनवास। ठीक है ना। चलिए, अनामिका के रचनाकार कौन है? अनामिका के रचनाकार कौन? अज्ञेय, महादेव वर्मा, निराला, सुमित्रा नंदन पंत। तो कौन से हमारे? निराला जी हैं। ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भक्ति काल का है, यानी भक्ति काल में लिखा गया है? पृथ्वीराज आसो, साके, विनय पत्रिका, कामायनी। तो कौन सा है हमारा? विनय पत्रिका। विनय पत्रिका किसने लिखा? आप इसको कमेंट हमको जल्दी बताओ। फिर अंगा नंबर प्रश्न है प्रगतिवादी काव्य धारा के इन चारों में से कौन से कवि हैं? केदारनाथ अग्रवाल, तुलसीदास, सूरदास, चंद्र बरदाई। तो प्रगतिवादी काव्य धारा के प्रमुख कवि इनमें से कौन से हैं? केदारनाथ अग्रवाल हैं। बाकी ये जो है सूरदास, तुलसीदास ये भक्ति काल के हैं। ठीक है ना। चलिए, ये हमारा बहुविकल्पी हो गया। ठीक है ना। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, फटाफट बढ़ते हैं। ठीक है ना। चलिए, देखिए इसमें पैराग्राफ दिया है, पैराग्राफ है, नीचे प्रश्न पूछ रहा है। अब आपको बताना है किस पार्ट से लिया गया है। आप इसी में अपने आप को अंदाजो लिखा। मैं यह नहीं मानता कि समय और आध्यात्म एक दूसरे विरोधी हैं या भौतिक वस्तुओं की इच्छा रचना कोई गलत है। ये आप पूरा पढ़ लेना, यहाँ तक हमने पढ़ लिया, आप भी इसको पढ़ लीजिए। ठीक है ना। और आप सोचिए किस पार्ट का है। ठीक है ना। चलिए, अभी पहला प्रश्न पूछा है उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक नाम बताइए। चलिए, आप इसको जल्दी सोचिए। देखिए, हम बता दे रहे हैं, आप इसको ध्यान से देख लेना। ठीक है ना। यह जो पाठ का शीर्षक का क्या है? हम और हमारा आदर्श। किसने लिखा है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखा गया यह हम और हमारा आदर्श नामक पाठ से शीर्षक से क्या लिया गया? रेखांकित अंश की व्याख्या करा। रेखांकित इसमें कहाँ से? प्रकृति भी कोई भी नहीं, आप अपने आसपास में देखेंगे। ठीक है ना। तो देखिए, रेखांकित व्याख्या यह है कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से लेखक यह कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को सफल होने के लिए सभी हर संभव प्रयास करने चाहिए जो वह कर सकता है। किसी भी कार्य को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, आधे अधूरे मन से कोई कार्य नहीं करना चाहिए। आप किसी बगीचे में जाइए, प्रकृति के कार्यों से हमें सीख लेना चाहिए, क्योंकि संसार में प्रकृति ने कोई भी कार्य आधे अधूरे मन से नहीं किया है, बल्कि पूरे मनोयोग से किया है। इसके लिए प्रकृति में आपको बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे, जैसे
आप किसी फूलों के बाग में पहुंच जाइए, वहाँ मौसम में आपको फूलों की बहार देखने को मिलेगा, क्योंकि मौसम ने क्या है, अपने कार्य को अधूरा नहीं छोड़ा। आप यदि ऊपर की ओर देखेंगे तो आपको ब्रह्मांड इसी तरह फैला हुआ दिखाई देगा जिसका कोई अंत नहीं है, जहां तक आप सोच नहीं सकते, अर्थात वह आकाश भी हमें पूर्णता का संदेश देता है। यह जो है क्या है, हमारे इसकी व्याख्या हो जाएगा, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि समृद्धि हमें क्या प्रदान करती है, समृद्धि से हमें क्या लाभ मिलता है ना। तो समृद्धि से हमें क्या लाभ मिलता है, पैराग्राफ देखो लिखा है, समृद्धि से हमें सुरक्षा और विश्वास प्राप्त होता है। समृद्धि से हमें यही लाभ है कि जो हमारी आज़ादी को बनाए रखने में सहायक है, सुरक्षा और विश्वास, समृद्धि से क्या है, वही लाभ है। देखिए इसमें लिखा भी होगा, ये सुरक्षा और विश्वास समृद्धि क्या है, लाती है, और क्योंकि हमारे वह आज़ादी बनाए रखने में सहायक होती है। फिर पूछा प्रकृति का कोई काम पूर्ण मनोयोग से होता है, इसका आशय क्या है। प्रकृति का, लेखक कहता है कि प्रकृति कोई भी कार्य आधे अधूरे मन से नहीं करती, बल्कि प्रकृति द्वारा सभी कार्य पूर्ण मनोयोग से होता है, अर्थात प्रकृति प्रदत्त संसार की सभी वस्तुएं स्वयं में महत्वपूर्ण एवं उपयोगी होता है। फिर अंगन ने प्रश्न पूछा है कि भौतिक समृद्धि के विषय में लेखक की क्या मान्यता है। भौतिक समृद्धि के विषय में लेखक की क्या मान्यता है। तो भौतिक समृद्धि हमारी आज़ादी को बचाने रखने में सहायक है, बस यही इतना मानती है। भौतिक आज़ादी जो है, पूछा है ना भौतिक समृद्धि के विषय में लेखक की क्या मान्यता है, तो भौतिक समृद्धि के विषय में लेखक यह मानता है कि यह हमारे आज़ादी को बचा सकती है, बचाने में सहायक है बस, ठीक है ना। और बाकी पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर है। चलिए हमारा हो गया, ठीक है ना। चलिए अब अगला प्रश्न पूछ रहा है, पैराग्राफ है कि मातृभूमि पर निवास करने वाला है ना मनुष्य राष्ट्र का क्या है, या दूसरा अंग। ये तो भाई बिल्कुल सरल है ना, ये तो बिल्कुल सरल है। ये किस पाठ लिया गया इसे आप बता सकते हो, है ना। डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल हैं और लिखा, पाठ का नाम क्या है, राष्ट्र का स्वरूप है। रेखा के अंश की व्याख्या कर रहे हैं, है ना। तो कभी कहने का मतलब ये है भैया कि मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य का राष्ट्र दूसरा अंग है ना। अब कभी क्या कहता है कि इस पृथ्वी पर यदि कोई व्यक्ति रहता है, यदि मान लीजिए इस पृथ्वी बनी हुई है और इस पर मनुष्य ना हो तो गलत हो जाएगा। पृथ्वी हो, उसके ऊपर मनुष्य भी हो, ये दोनों जरूरी है। पृथ्वी बन जाएगी, मनुष्य नहीं हो तो क्या मतलब है। तो मातृभूमि पर निवास करने वाले जो देश, जो लोग हैं ना, वही इस देश का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो, मनुष्य न हो, तुम देश की कल्पना कैसे कर सकते हैं भाई। मनुष्य के द्वारा ही तो किसी का नामकरण होता है। पृथ्वी और लोग दोनों के मिलने से क्या होता है, राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है, ठीक है ना। लेखक के अनुसार राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है। भाई लेखक पूछ रहा है कि राष्ट्र की कल्पना असंभव कब हो जाती है, ठीक है ना। तो बताइए आप लोग, असंभव कब है। यदि पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र के बारे में सोचना क्या है, असंभव है। दिया इसमें, ये पृथ्वी हो, मनुष्य न हो तो राष्ट्र कल्पना क्या है, बिल्कुल असंभव है, बेकार है, ठीक है ना। पृथ्वी और जन मिलकर किसकी रचना करते हैं, पृथ्वी और जन मिलकर के किसकी रचना करते हैं, राष्ट्र की रचना करते हैं, ठीक है ना, ऊपर दिया गया है। फिर पूछ रहा है पृथ्वी किसके कारण मातृभूमि की संज्ञा प्रदान करती है। हमारे यहाँ के तो कारण ही, अर्थात मनुष्य के कारण ही, पृथ्वी मनुष्य के कारण ही मातृभूमि की संज्ञा क्या करती है, प्राप्त करती है। ठीक, अब फटाफट चलते हैं हम चौथे नंबर प्रश्न की ओर। चलिए, इसमें पहला चौथे का पूछ रहा है, बिना कुछ कहे आप सभी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और क्या है, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना। बराबर कहने का आदत है नहीं, फालतू वाला काम। आपको अच्छा लगे आप इसको लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, पूछा कि लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को। ये सारे क्या है, पूरा इसमें पैराग्राफ पूरा दिया गया है, ठीक है ना। चलिए, अब ये किस पाठ से लिया गया है, पवन दूतिका से, है ना। किसने लिखा है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं जी लिखे हैं, ठीक है ना। चलिए, कह रहे हैं कि लज्जा, हम इसका पूरा अर्थ आपको बता दे रहे हैं, ठीक है ना। ये रेखांकित वाला छोड़ दीजिए, 2 ही लाइन का है, हम पूरा बता सकते हैं आपको, जो है प्रॉफिट भी ताकि हो जाए, ठीक है ना। तो इसमें जो है क्या है, राधा श्री कृष्ण के वियोग में दुखी हैं और उसने पवन को दूतिका बनाकर अपना संदेश भिजवाती हैं और अपने दुख उनके साथ व्यक्त करती हैं, ठीक है ना। तो राधा पवन को समझाते हुए क्या कहती है कि लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए। राधा पवन को समझाती हुई कहती है, हे पवन, यदि मार्ग में तुझे कोई लज्जाशील स्त्री दिखाई दे तो तुम क्या करना, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को, तब तुम उसके वस्त्रों को मत उड़ाना, उसके वस्त्रों को विकृत मत कर देना। यदि वह तुमको कहीं थोड़ी सी भी आपको थकी हुई मालूम पड़ रही है, जो थोड़ी सी श्रमित हुआ हो, यदि वह तुम्हें कहीं थकी प्रतीत हो रही है तो तुम क्या करना, उसे अपनी गोद में लेकर के उसकी थकावट को दूर कर देना और उसके ओठों और कमल जैसे मुख्य मलिनता को अपनी शीतलता से उसे दूर कर देना। लिखा है ना, होठों की और कमल मुख की मिलान ना मिटाना, ठीक है ना। ओठों और कमल जैसे मुख्य मलिनता को अपनी शीतलता से क्या कर देना, दूर कर देना। फिर अगला पूछ रहा है, कोई क्रांता किसे ललना खेत में जो दिखाई दे, है ना। यदि खेत में कोई थकी हुई किसान स्त्री दिखाई दे तो धीरे धीरे क्या करना, परस उसकी क्रांतियों को मिटाना। तो तुम धीरे धीरे क्या करके उसे स्पर्श करके
उसकी संपूर्ण थकावट को दूर कर देना, ठीक है ना। जाता कोई जद यदि हो व्योम में तो उसे ला, है ना। यदि कोई आकाश में कोई मेघखंड जा रहा हो तो उसे उसके ऊपर ला करके छाया कर देना। छाया द्वारा सुखित करना तत् भूतांगना को, तो छाया प्रदान करके उसे सुखी कर देना, जिससे कि उस स्त्री को शीतलता प्राप्त हो। भूतांगना माने स्त्री होता है, ठीक है ना। चलिए अब इसमें प्रश्न पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछा है कि मैं बता दिया 2, ठीक है ना। प्रस्तुत पद्यांश किस महाकाव्य का अंश है? प्रस्तुत जो पद्यांश है यह जो है किस महाकाव्य का अंश है? देखिए जब आप पाठ पढ़ोगे, है ना, इस पाठ में देखो दिया जाएगा कि यह मतलब किस महाकाव्य से यह लिया गया है ना। तो पवन दूत का पाठ का नाम है और किस महाकाव्य से लिया गया। पाठ के अंत में नीचे जो है ये क्या है, बिल्कुल दिए रहते हैं, ठीक है ना। चलिए तो इसमें सभी क्या है, दिए रहते हैं। चलो इसमें जो प्रश्न पूछ रहा है कि कृषक ललना और भूतांगना शब्द का अर्थ लिखिए। कृषक ललना और भूतांगना का क्या करना है, इसमें अर्थ लिखना है ना। देखिए इसमें जो है क्या है, कृषक ललना और भूतांगना। देखिए कृषक ललना मतलब होता है किसान की स्त्री, कृषक ललना मतलब क्या होता है, किसान की स्त्री होता है। और भूतांगना मतलब होता है स्त्री होता है, मैंने पहले बता दिया। और जो इसमें ऊपर प्रश्न पूछा था, ऊपरी पद्यांश किस महाकाव्य का अंश है, तो कौन सा महाकाव्य में बता दिया था, क्या प्रियप्रवास। यह प्रियप्रवास लिया गया क्या है, एक थोड़ा सा एक पैराग्राफ है जो इसको पाठ के रूप में आप में दिया गया है, ठीक है ना। नायिका पवन से लज्जाशील महिला के प्रति कैसा आचरण अपनाने को कहती है ना। नायिका पवन से लज्जाशील महिला को विकृत वसना न होने देने के लिए उसे कहती है, उसे निवेदन करती है, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं हम अगले पैराग्राफ चलिए देखिए इसमें अगला पैराग्राफ में प्रश्न पूछता है आपसे, समर्पण लो सेवा का सार सजल संस्कृत यह पतवार, है ना। यह जो है किस पाठ से लिया गया है, जल्दी बताइए आप लोग। हाँ बहुत सही, बहुत बढ़िया। आप ऐसे ही चलते रहिए जो है, ठीक है ना। और आप जो है क्या है, ताकि आपको फटाक से इसका आंसर मिल भी जाए, है ना। चलिए बताइए किस पाठ से लिया गया है। यह क्या है, गीत है, बहुत बढ़िया गीत है। और किसने लिखा है गीत, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित। यह क्या है, श्रद्धामोहन नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है ना। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित यह श्रद्धामोहन नामक पाठ से क्या है, लिया गया है। रेखांकित अंश की व्याख्या कर रहा है, हम आपको पूरा अर्थ बता दे रहे हैं इसको, ठीक है ना। चलिए क्रय समर्पण लो सेवा का साथ सजल संस्कृत का यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग इसी पर तल में विगत विकार। दिग्गज संस्कृत के मूल जस तुम्हें से फैलेगी बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए सुमन के खेलो सुंदर खेल, ठीक है ना। देखिए श्रद्धा उनसे कहती है कि मानवता के कल्याण हेतु मैं स्वयं को तुम्हें समर्पित करके तुम्हारी सेवा करना चाहती हूँ। लिखा है समर्पण का सेवा का सार, मैं आपका क्या है समर्पण, मैं अपने आप को आपको समर्पित करके मैं तुम्हारी सेवा करना चाहती हूँ, कि जिससे बता रहे हैं अर्थात मैं तुम्हारी जीवन संगिनी बनकर तुम्हारे साथ मानवता की भी क्या है सेवा करना चाहती हूँ, ठीक है ना। क्योंकि बता रहे हैं कि सजल संस्कृति का यह पतवा, क्योंकि जबकि चारों ओर क्या है बिल्कुल जलमग्न है, ठीक है ना। मेरी इस सेवा भावना, यह जो मेरी सेवा भावना है, यह जलमग्न संसार के लिए पतवार का कार्य करेगी। यह जलमग्न संसार के लिए क्या है, पतवार के रूप में कार्य करेगी। अर्थात इसी से ही मानवता को एक नई दिशा मिल जाएगी। आज से हमारा जीवन तुम्हारे चरणों समर्पित है ना। मेरा यह निस्वार्थ त्याग का निर्णय भी कभी नहीं बदलेगा। आपके जीवन की जो पिछली बुराइयां थी, जो दोष थी, उस पर मेरा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। तो ये बता रहे हैं कि बनो संस्कृत के मूल रहस्य तुम्हें से फैलेगी, फिर तुम्हें संसार के बाद रहस्य बनो, है ना। तुम क्या है संसार के रहस्य बनो, जीवन मरण के मूल रहस्य को जानो। अगर ऐसा करोगे, अगर आप जीवन संगिनी मुझे बनाओगे, तो इस मानव की शिष्ट रूपी बेल को तुम आगे फैलाओगे, मानव की शिष्ट रूपी बेल को तुम आगे बढ़ाओगे। तुम मेरे संयोग से मानव रूपी सुमनों की रचना करके जीवन के सुंदर खेल को जी भर कर खेलो, जिससे सारा संसार उस सुमन रूपी किलकारियों की सुगंध से क्या है बिल्कुल भर जाए, ठीक है ना। ये इसका बेहतरीन अर्थ हुआ। फिर आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, फिर आपसे अगला प्रश्न पूछ रहा है कि यह पद्यांश जो है किस महाकाव्य से लिया गया है, ठीक है ना। इसमें भी वही प्रश्न पूछ लिया है कि कौन से महाकाव्य से यह क्या है लिया गया है, ठीक है ना। चलिए यह जो है किस महाकाव्य से लिया गया है, यह जो कामायनी नामक महाकाव्य से लिया गया है। किससे लिया गया है, कामायनी नामक महाकाव्य से लिया गया है, ठीक है। समर्पण लो सेवा का साथ सजल संस्कृत कौन अलंकार है, इसमें सा वर्ड क्या व्यक्ति बार है, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। संस्कृत और उत्सर्ग शब्द का अर्थ लिखना है। संस्कृत माने मैंने बताया क्या होता है, संसार होता है ना। और उत्सर्ग माने क्या होता है, बलिदान कर देना या त्याग कर देना, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या इसके अर्थ हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब देखिए मैंने आपको बता दिया है कि लेखक का साहित्य परिचय, आपको 12 में साहित्य परिचय आपको लिखना होता है, हमने वीडियो डाला है, आप उसको देख लीजिए, ठीक है ना। 3 है, मैंने आपको बता दिया, सुबह से 3 याद कर लोगे तो दोनों एग्जाम में आ जाएंगे, ठीक है ना। हजरत द्विवेदी, बहादुर अग्रवाल, सुंदर रेड्डी, ये सभी क्या है देखिए आया हुआ है। फिर ऐसे भी इसमें देखो पद में पूछा है, दिनकर जी हैं, गुप्त जी हैं, सुमित्रानंद पंत जी हैं, ठीक है ना। ये सभी क्या है आपको आ जाएगा, ठीक है ना। आप
साहित्य परिचय याद कर लीजिए, मैंने वीडियो डाला हुआ, आप उसको देख लीजिए। फिर छठवां प्रश्न पूछा है, धु यात्रा हो, पंचलाइट है, बहादुर है, ये सभी क्या है, इसको आपको लिखना होगा, ठीक है ना। सारांश आप लिखिएगा, ठीक है ना। चाहे पंचलाइट, बहादुर, ये सभी एक तो इसमें पूछता है, आप इसको देख लीजिएगा। फिर खंड का आलोक भित्ति आप देख लीजिए, आप जो जिस आप जिले में हो उसी के अनुसार इसको देख लीजिए, मैंने बता दिया। इसमें आप लोग क्या करो, चरित्र चित्र आप याद कर लो बस, ठीक है ना। क्योंकि अथवा में देखिए आप चरित्र चित्र आप जरूर पूछा है, ठीक है ना। या देखिए आलोक भित्ति पूछा है, चारित्रिक विशेषता बताइए, देखिए चारित्रिक विशेषता बताइए, है ना। आप जिसमें देखोगे नायक का चरित्र उसमें दिया रहता है, आप चरित्र याद कर लीजिए, बाकी कहानियाँ पढ़ने जरूरत है नहीं। चलिए अब चलते हैं, आपके प्रश्न नंबर 8 है, ठीक है ना। प्रश्न नंबर क्या है, प्रश्न नंबर 8 क्यों चलते हैं। देखिए इसमें पैराग्राफ दिया है, ठीक, और पैराग्राफ देने के बाद आपसे क्या है, प्रश्न पूछा है ना। पैराग्राफ देने के बाद आपसे क्या पूछा है, अर्थ पूछा है। चलिए शुरुआत करते हैं, आप जो ध्यान से आप देखते चलिए, ठीक है ना। चलो देखिए सब 7 नंबर के आते हैं, तो पास करें ताकि आपको सही दिखाई पड़े, ठीक है ना। चलिए किस पाठ से ले गए भैया, आप इसको देख लीजिए। अस्य निर्माणाय अयम जनान धनम अयाचत जनाश महत्यस्मिन ज्ञान यज्ञ प्रभूतम, ठीक है ना। आप पढ़ लीजिए इसको, और उसके बाद किस पाठ से लिया गया, ये महामना मालवीय पाठ से लिया गया है। हम इसका अर्थ बताते चल रहे हैं, आप फटाफट देखते चलिए। लिखा है अस्य निर्माणाय अयम जनान धनम अयाचत, ठीक है ना। इसके निर्माण के लिए इन्होंने लोगों से धन मांगा, ठीक है ना। महत्यस्मिन ज्ञान यज्ञ प्रभूतम धनस्मय प्रायच्छन, और लोगों ने इस महान ज्ञान के यज्ञ में क्या है, इनको बहुत से क्या है, धन दिए, ठीक है ना। ठीक है, तेन निर्मतो अयम विशाल विश्वविद्यालय, उससे बना हुआ यह विशाल विश्वविद्यालय भारतवासियों की दानशीलता, लिखा है भारतीय दानशीलता, भारतीयों की दानशीलता और श्री मालवीय जी के यश की प्रतिमूर्ति के समान शोभित हो रहा है। लिखा है श्री मालवीयस्य यशसः च प्रतिमूर्ति विभाति, है ना। यह जो है श्री मालवीय जी के यश की प्रतिमूर्ति के समान सुशोभित हो रहा है। फिर लिखा है साधारण स्थितियों को अपि जना, विद्वानों ने यह बता दिया कि सामान्य स्थिति वाला मनुष्य भी महान उत्साह, लिखा है महतोत्साह ने, है ना। तो महान उत्साह, मनस्वित्या, दृढ़ निश्चय और परुषेण अर्थात पुरुषार्थ के द्वारा असाधारण कार्य भी कर सकता है। ऐसा कौन कहा है, इति दर्शत मनीषी मूर्धन मालवीय, ठीक है ना। जो विद्वान है, विद्वानों में श्रेष्ठ, विद्वानों में मनीषी मूर्धन मालवीय, विद्वानों में श्रेष्ठ मालवीय जी ने यह दिखला दिया कि सामान्य स्थिति वाला मनुष्य भी महान उत्साह, दृढ़ निश्चय और पुरुषार्थ के द्वारा असाधारण कार्य भी कर सकता है, ठीक है ना। चलिए अब जो है हमारा अगला पूछ रहा है अथवा में हंस राजा। अब देखिए हंस राजा से पूछ रहा है, कहने मतलब किस पाठ से लिया गया है, यह जातक कथा में दूसरा पैराग्राफ है, नृत्य जातकम, ठीक है ना। यह क्या है, वहां से लिया गया है। अर्थ बता रहे हैं आप, इस कहानी में एक दिन जो है, इस कहानी आप पढ़ लीजिए, मैं कहानी बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए हंस राजा आत्मना चित्त रुचितम स्वामिकम आगत्य विणुयात इति दुहितम आदेशत, ठीक है ना। तो बता रहे हैं कि हंसराज ने पुत्री को आदेश दिया, दुहित आदेश दिया पुत्री को, है ना। आत्मना माने पुत्री, ठीक है ना। हंसराज ने अपनी पुत्री को आदेश दिया, क्या आगत्य, वह आ करके स्वामिकम विणुयात, अपने स्वामी का वर्ण करिए, अर्थात हंसराज ने पुत्री को आदेश दिया कि वह आकर अपने मनपसंद पति को चुन ले। सशकुनि संघे अवलोकयन्ति मणिवर्ण ग्रीवम चित्रपेक्षणम मयूरम दृष्ट्वा अयम में स्वामी को भवतु इत्यमासत। बता रहे हैं कि वह जो है हंस कुमारी ने पक्षी समुदाय पर दृष्टि डालते हुए, अवलोकन देखते हुए, पक्षी समुदाय को देखते हुए नीलमणि के रंग के, लिखा है मणि वर्ण ग्रीवम अर्थात नीले रंग के, नीलमणि के रंग की गर्दन और रंग बिरंगे या विचित्र पंखों वाले मोर को देखकर कहा, मयूरम दृष्ट्वा, रंग बिरंगे पंखों वाले मोर को देखकर कहा कि क्या कहा, अयम में स्वामी को भवती, यह मेरा स्वामी हो, यह मेरा स्वामी हो, ठीक है ना। मयूर अद्यापि, अब भैया मोर ने सुनते प्रसन्न हो गया। मोर क्या कहा, अद्यापि तावन में बलम न पश्यसी, आज भी तुम मेरा बल नहीं देखती हो। इतना कह करके मोर खुशी से क्या करने लगा, इति अति गर्वेण, वह क्या है, अत्यधिक गर्व के साथ, बड़े गर्व से, लिखा है लज्जांश त्यक्त्वा अर्थात लज्जा को त्याग करके पक्षियों के बीच में, लिखा है ना शकुनी संघर्ष, पक्षियों के बीच में वह नाचना, पंख फैलाकर नाचना शुरू कर दिया। लिखा पक्षियों प्रसार, अपने पंखों को फैला करके नाचना शुरू कर दिया, है ना। इसके आगे नहीं दिया गया है, लेकिन इसके आगे क्या होता है, वह क्या नाचते नाचते वह नग्न हो गया। तो सुअर हंस ने लज्जित होकर कहा कि इसे न तो संकोच है, ये क्या करता है, जहाँ देखो है पंख उठाकर नाचने लगता है, अर्थात मैं इससे अपनी पुत्री का विवाह नहीं करूंगा, या मैं पुत्री के योग्य नहीं है। ये इसका कहानी यही है। इसे ज़्यादा प्रसन्नता में क्या है, अतिरिक्त प्रश्न नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न पूछा है व्यक्ति जाति पदार्थांतर, ठीक है ना। देखिए ये भी प्रश्न पूछा है,
एक गद से देगा और एक पद से देगा। लिखा है व्यक्ति सज्जति, लिखा है कोई भी आंतरिक कारण ही पदार्थों को परस्पर मिलाता है। लिखा को अब हेतु अर्थात कोई भी, देखा बिना कारण के कोई चीज मिलता नहीं है, बिना कारण के कोई चीज आपस में मिलते नहीं है। तो ये बता रहे हैं कोई आंतरिक कारण ही पदार्थों को क्या करता है, मिलाता है। नखल बहुरूपाधीन प्रीतिया संसार, देखिए जो प्रेम है ना, जो प्रेम है वह बाह्य कारणों पर आश्रित नहीं होता, जो प्रेम है वह बाह्य कारणों पर आश्रित नहीं होता। क्योंकि विकसत ही पतंगस्योदय पुंडरीकम, क्योंकि सूर्योदय होने पर ही कमल खिलता है। और द्रवतिचय हिमरस हिमरस माँ उद गते चंद्रकांता, और चंद्रमा के उदय होने पर ही चंद्रकांत मणि पिघलती है। यह क्या उसका आंतरिक प्रेम है कि जब सूर्य उदय होगा तभी कमल खिलेगा। ठीक है ना। चलिए एक बार इसको देख लीजिएगा, कोई आंतरिक कारण ही पदार्थों को परस्पर मिलाता है ना। निश्चय ही प्रेम बाहरी कारणों पर आश्रित नहीं होता, प्रेम के लिए आंतरिक कारण होना चाहिए। उसी प्रकार जिस प्रकार से सूर्योदय होने पर कमल खिलता है और चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रकांत मणि पिघलती है। ठीक है ना। अगला प्रकार क्या पूछा है, वज्रादपि कठोराणि मेदोनि कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांसि कौन विज्ञातुमर्हसि। कहता है कि असाधारण व्यक्तियों के ब्रज कठोर और फूल से भी अधिक कोमल चित्त को और कौन जान सकता है। इन दोनों लाइन का एक ही लाइन का अर्थ होता है। ठीक है ना। लिखा है असाधारण, लिखा लोकोत्तरा चेतांसी, अर्थात असाधारण व्यक्तियों के जो हृदय की कठोरता और फूल से भी अधिक कोमल हृदय को, उसको और कौन जान सकता है, उसे कोई नहीं जान सकता। जो असाधारण व्यक्ति होता है उसके बारे में कोई सही ढंग से जान ही नहीं सकता। इसलिए इसका अर्थ क्या होगा कि असाधारण व्यक्तियों के ब्रज कठोर और फूल से भी अधिक कोमल चित्त को कौन जान सकता है। ठीक है ना। चलिए ये तो बड़े वाले क्वेश्चन सारे समाप्त हो गए। फिर मैंने प्रश्न पूछा फटाफट कि बता रहा है कि भीगी, मुहावरे अर्थ है। ठीक है ना। भीगी बिल्ली बनना, अर्थात डर जाना, ये सब है। हाथ पीले करना, विवाह करना, है ना। ये सब मुहावरे आपको तो आ ही जाएगा। ठीक है ना। 2 ही करना है। अब देखिए भाई इतना बड़ा पैराग्राफ है। ठीक है। पढ़कर इसका उत्तर देना, आप इसको खुद दे सकते हो। ठीक है ना। कि ये पूरा जनसंख्या के बारे में इसमें दिया गया है, तो लोगों को हर घंटे लाइन में लगा होना क्यों पड़ रहा है, ये सभी क्या है आप इसको दे सकते हो। क्योंकि जो एक अपठित गद्यांश आते हैं, इसका उत्तर देना बहुत सरल है। आप गद्यांश पठित कैसे उत्तर दोगे, आप जल्दी जल्दी क्या करना है, गद्यांश को पढ़ लेना। ठीक है ना। और पढ़ने के बाद फिर आप प्रश्नों को उत्तर उस गद्य में आपको ढूंढना है। ठीक है ना। तो हम आगे चलते हैं क्योंकि यह बहुत बड़ा समय हो जाएगा। अब देखिए पूछा है द्रव्य और द्रव का मतलब क्या होता है। द्रव का मतलब क्या होता है, पदार्थ होता है। द्रव्य मतलब क्या, धन होता है। तो आ नंबर से हो जाएगा, है ना। हरिहर, हर किसे कहते हैं, शंकर जी कहते हैं। हरि किसे कहते हैं, विष्णु कहते हैं, है ना। चलिए 2 अर्थ लिखना है शब्द के। तात माने क्या होता है, पिता होता है, पुत्र होता है। तीर माने क्या होता है, समुद्र किनारा भी होता है, बाण भी होता है। कुल माने क्या होता है, कुल माने समूह होता है और वंश भी होता है ना। चलिए वाक्यांश के लिए सब चयन करना है। जिसके भीतर की हवा का तापमान सम स्थिति में रखा गया हो, क्या कहते हैं, परितापी, अंतःतापी, समतापी, प्रतापी, है ना। तो क्या हो जाएगा, समतापी अर्थात समतापी से हो जाएगा। पीने की इच्छा रखने वाले क्या कहते हैं, प्यासा, तृषित, पिपासा, पिपासु नहीं, पीने की इच्छा रखने वाले क्या कहते हैं, पिपासु कहते हैं। ठीक है ना। चलिए फिर पूछ रहा है कि 2 वाक्य शुद्ध करके आपको लिखना है। क्या है, आपकी पुत्री पद्मा बहुत बुद्धिमान है। आपकी पुत्री पद्मा बहुत बुद्धिमान है। इसका शुद्ध क्या होगा, इसका शुद्ध क्या होगा, आपकी पुत्री पद्मा बहुत बुद्धिमती है। क्या हो जाएगा, आपकी पुत्री पद्मा बहुत क्या है, बुद्धिमती हो है। ठीक है ना। कृपया करके मेरे घर पधारिए, कृपया करके मेरे घर पधारिए तो गलत हो जाएगा। इसमें करके शब्द नहीं रहेगा, करके शब्द इसमें नहीं रहेगा। कृपया मेरे घर पधारिए। ठीक है ना। ये शुद्ध वाक्य होगा। तुम्हें मन लगाकर पढ़ाई करना चाहिए, नहीं, तुम्हें मन लगाकर पढ़ना चाहिए, ये इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तुम्हें मन लगाकर पढ़ना चाहिए। ठीक है ना। कानपुर एक औद्योगिक नगर है, नहीं, कानपुर एक औद्योगिक नगरी है। कानपुर एक औद्योगिक नगरी है। ठीक है ना। चलिए फिर देखिए इसने पूछा है श्रृंगार करुण रक्षण का आपको पता होगा ना। श्रृंगार और करुणा, श्रृंगार का क्या होता है, रति होता है, करुण का क्या होता है, शोक होता है। जहाँ भी भाव संचारी भाव के संयोग से क्या है, करुण नामक क्या बोलते हैं, रति नामक अस्थायी भाव निकलता है, श्रृंगार रस होता है। शोक नामक निकलेगा तो करुण रस होगा, है ना। तो करुण और श्रृंगार को उदाहरण एक ही आप याद कर लीजिए। हे खमे के मधुकर से नहीं तुम देखिए सीता मिग्नैनी, है ना। बहुत सारे श्रृंगार के क्या बोलते हैं, या बियो श्रृंगार को उदाहरण है। जैसे अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार को पता होगा, जहाँ पे एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार हो। उपमा अलंकार जहाँ पे तुलना किया जाए। दोहा को पता होगा, है ना। 13-11 सोठा उसका उल्टा है, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। फिर 13 प्रश्न क्या पूछा है, बैंक के प्रबंधक को आपको एक ऋण लेना है। ठीक है ना। आपको व्यवसाय करना, ऋण लेना, आप इसको आवेदन पत्र लिख दीजिए। ठीक है ना। या आपके विद्यालय में कंप्यूटर क्या खराब हो गया है, इसका निराकरण करने के लिए आप प्रधानाचार्य को पत्र लिख दीजिए। ठीक है ना। चलिए ये सब कर सकते हो, कोई कठिन है नहीं। विषय में एक निबंध आपको लिखना है, जो कि विषय देखो 9 नंबर का आता है। भारत में पर्यटन भविष्य, ये सभी क्या निबंध, 5 निबंध दिए हैं। 1 2 3 4 5 प्रकार निबंध हैं। इनमें जिस पर आपको हेडिंग ज़्यादा मिले, जिस पर आपको ज़्यादा सब लिख पाओ, उसी निबंध को छेड़ना चाहिए था, उसी निबंध को आपको लिखना चाहिए। जैसे इसमें आप तीसरे में आप बहुत लिख सकते हो और 5वें में आप बहुत लिख सकते हो। ठीक है ना। ये सभी क्या है,
तो देखिए पाँचों में से 1-2 तो ऐसे दिए जाते हैं जिसमें आपको शब्द बहुत सारा मिल जाए, तो उसी को लिखना चाहिए। तो प्रिय बच्चों, आप ये बताओ आपको यह वीडियो कैसा लगा? आप हमारे चैनल पर नए हैं, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को आप शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है ना? ताकि वो भी बड़े बेहतरीन ढंग से इसको क्या है पढ़ ले। ये मॉडल पेपर है, बहुत तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको पाया है, ठीक है ना? और हमने इसको बनाया भी है, ठीक है ना? आप इसको पढ़िए, अपने आप को अंदाजिए, ठीक है? प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।